दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत उसके साथ पैदा नहीं होती, वो तो रास्ते में मिलती है। कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी हादसे में, और कभी किसी ऐसे सच में जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे लोग सालों तक गरीब, बेसहारा, लावारिस कहकर पुकारते रहे। जिसे लगता था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, न घर, न विरासत। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा सच वही होता है जो इंसान को सबसे बाद में मिलता है। और जब इस लड़के के पीछे की असली कहानी खुली तो पूरा गांव, पूरा शहर, यहां तक कि खुद वो लड़का भी सन्न रह गया। क्योंकि वह, जिसे लोग सड़कों पर बड़ा हुआ बच्चा कहते थे, असल में एक बेहद अमीर, बेहद प्रतिष्ठित और बेहद ताकतवर खानदान का वारिस था। और उसे वहां छोड़ा नहीं गया था, उसे छिपाया गया था। अमन हमेशा अपनी उंगलियों से उस चाय के खौलते हुए भगोने के ऊपर उठते भाप को देखता रहता था। शायद इसलिए नहीं कि उसे चाय से कोई खास लगाव था, बल्कि इसलिए कि उसे हमेशा लगता था कि भाप में कोई चेहरा बन रहा है, कोई चेहरा जो उसे बहुत सालों से पुकार रहा है। वह अपने दिल की सुनता तो शायद कह देता कि यह उसका अपना अतीत है, जो धुंध की तरह हर रात उसके सामने खड़ा हो जाता है। चाय की दुकान पर काम करते हुए उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन हालातों ने उसे उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। गली के कोने पर बनी यह दुकान, हल्का हल्का गरम पीला बल्ब, टूटी बेंचें और वह पुराना रेडियो, यही अमन की दुनिया थी। अनाथालय में पला बढ़ा और 16 साल की उम्र में बाहर आकर यही नौकरी पकड़ ली। लोग कहते, अमन तू बहुत समझदार है, तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अमन हर बार हंसकर कहता, भाई, जो अपनी पहचान ही नहीं जानता वो बड़ा क्या करेगा। उसकी पहचान की तलाश उसके भीतर एक खालीपन की तरह थी, जो जितना भरने की कोशिश करता उतना और हॉलो हो जाता। उस रात भी वही रूटीन था, लेकिन हवा में कुछ अलग था, जैसे रात कुछ कहना चाहती हो। अमन दुकान बंद कर रहा था कि अचानक उसका पुराना फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज, नंबर अनजान। अमन ने हैरानी से प्ले दबाया और जैसे ही आवाज आई उसके कदम ठहर गए। एक स्त्री की कांपती, टूटी हुई पर किसी गहरी पहचान से भरी आवाज, मन, अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बात सुनो। तुम्हें जिस सच से दूर रखा गया था वह समय आ गया है, तुम अकेले नहीं हो। अमन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसके कान सुन सकते थे, लेकिन उसका दिमाग ठहर गया था। उसके दिल की धड़कनें जैसे उसके सीने को फाड़कर बाहर निकलना चाहती थीं। वह स्त्री कौन थी? उसे उसका नाम कैसे पता? और वह जिंदा हो क्यों कह रही थी, जैसे वह किसी ऐसे बच्चे को पुकार रही हो जो शायद मर चुका माना जा चुका था। अमन ने तुरंत फोन किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। अमन वहीं खड़ा रहा। दुकान का शटर आधा खुला, आधा बंद। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में सवाल भरे थे। तभी सड़क पर एक काला एसयूवी धीरे से आकर ठीक अमन के सामने रुका। उसके शीशे काले थे, किसी का चेहरा नहीं दिखता था, पर एक बात साफ थी, गाड़ी का रुकना संयोग नहीं था। गाड़ी का पिछला शीशा हल्का सा नीचे आया, सिर्फ इतना कि किसी की आंखें दिख सकें, और वो आंखें सीधे अमन की आंखों में उतर गईं, जैसे उसे पहचान रही हों, जैसे उसे तलाश रही हों, जैसे वो आंखें कह रही हों, हाँ, आखिर तू मिल गया। अमन के कदम पीछे हटे, उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? पर कोई जवाब नहीं। एसयूवी हवा की तरह आगे बढ़ी और रात में गुम हो गई। अमन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया की जड़ें किसी ने पकड़कर हिला दी हों। अमन के दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वह आवाज, वह एसयूवी, और वह अजीब सा एहसास कि उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहने वाली जो अभी तक थी। अमन डर के मारे सोया नहीं। अनाथालय में रहकर उसने डर के साथ जीना सीख लिया था, पर इस बार डर अलग था। यह डर किसी परछाई का नहीं, किसी सच्चाई का था। सुबह होते ही अमन अनाथालय चला गया, वो जगह जो उसकी जन्मभूमि थी, या सही कहें जहां उसे फेंका गया था। वहां पहुंचकर उसने मैडम लता से पूछा, मैडम, मेरा रिकॉर्ड दिखाइए, मेरा पूरा रिकॉर्ड। लता मैडम ने चश्मा उतार कर कहा, अमन, तुझे अचानक क्या हुआ? तूने तो कभी रिकॉर्ड देखने की जिद नहीं की। अमन ने कहा, मैडम, बस अब मुझे जानना है, मैं कौन हूं, कहां से आया था, किसने रखा मुझे यहां।
मैडम ने अनिच्छा से पुराने स्टोर रूम से एक बड़ा डस्टी रजिस्टर निकाला। पन्ने पीले पड़ चुके थे। नाम ए से शुरू होकर जी तक। बच्चे आते, बच्चे गोद लिए जाते, कई बड़े होकर चले जाते। लेकिन अमन ने जैसे ही अपना पेज खोजा, उसका खून जम गया। उसके नाम का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। न कोई एंट्री, न तारीख, न उम्र, न हालत। जीरो। जैसे अमन कभी यहां आया ही नहीं, जैसे अमन कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अमन ने पन्ने आगे पीछे पलटे। धूल उड़ती रही, पर उसका नाम कहीं नहीं। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, मैडम, ये क्या है? मेरा नाम, मेरा रिकॉर्ड कहाँ है? मैडम लता की आंखें थोड़ी देर के लिए बुझ गईं, फिर बोली, अमन, तू अनाथालय में किसी अधिकारी या एजेंसी द्वारा नहीं लाया गया था। तुझे रात के 2 बजे हमारे गेट के बाहर रखा गया था, एक कपड़े में लिपटा हुआ, और वह कपड़ा भी खूनी था। अमन के पेट में जैसे किसी ने मुट्ठी मार दी हो। उसने और पूछा, कौन लाया था? मैडम ने सिर हिलाया, हमें नहीं पता। कैमरे भी उस समय बंद थे। बस एक बात पता चली थी, गेट के पास एक महंगी गाड़ी के टायर के निशान थे, बस इतना ही। वह धीरे से बोली, बेटा, सच पूछो तो तू यहां आया भी था और आया भी नहीं था। जैसे किसी ने चाहा हो कि तेरा कोई रिकॉर्ड, कोई पहचान, कोई नाम कभी दर्ज ना हो सके। अमन के पैर जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने उसे जन्म से ही मिटा दिया हो। वह अनाथालय से बाहर निकल गया। हवा भारी थी, सड़कें दूर दूर तक सुनसान थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक वही बूढ़े बाबा, जो अक्सर मंदिर के पास बैठते थे, उसे देखकर खड़े हो गए। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तेरी शक्ल, तेरी चाल, तेरी आंखें सब किसी से मिलती है। 20 साल पहले का तूफान फिर से उठने वाला है। अमन डर गया। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले शाही हवेली से एक बच्चा गायब हुआ था। उसे किसी ने उठा लिया था। उस बच्चे की तलाश आज तक किसी ने नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं वह बच्चा मर चुका है, लेकिन मैं आंखों पर नहीं, दिल पर भरोसा करता हूं। तू वही बच्चा है। अमन के कदम वहीं रुक गए। सिर में जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुना है, उस रात हवेली में आग लगी थी और उस बच्चे की मां ने चीखते हुए कहा था, मेरे बच्चे को बचाओ, किसी ने मेरे आदित्य को मार दिया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आदित्य, उसका नाम? ये सब कैसे? कोई अजनबी बाबा, कोई अनजान महिला की आवाज, काला एसयूवी, अनाथालय में उसका नाम नहीं, और अब एक गुमशुदा बच्चा। बाबा बोले, अगर तूने पहचान ढूंढनी है तो पहले शाही हवेली जा, वहां दीवारें भी बोलती हैं। अमन ने बाबा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। वह पसीने में भीग चुका था। उसके भीतर एक तूफान था, डर था, पर उससे बड़ा एक सवाल, मैं कौन हूं? अमन उसी शाम हवेली के बाहर पहुंचा। हवेली पुरानी थी, पर उसके बड़े गेट पर लगे सिंह के दांत अब भी सोने की तरह चमक रहे थे। गार्ड ने उसे रोका। किससे मिलना है? अमन बोला, किसी से नहीं, बस यहां। लेकिन गार्ड ने उसे देखना शुरू किया, जैसे पहचान गया हो, जैसे उसके चेहरे पर कोई पुराना इतिहास लिखा हुआ हो। गार्ड की आंखें फैल गईं। तुम कौन? अमन बोला, मुझे नहीं पता, पर मैं जानना चाहता हूं। गार्ड ने बिना कुछ बोले गेट खोल दिया। जाओ, शायद किस्मत तुम्हें बुला रही है। अमन हवेली में कदम रखता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें, बड़े झूमर, पुरानी लकड़ी की खुशबू और एक अजीब सा खामोश सन्नाटा, जैसे हवेली उसके कदमों की आवाज सुन रही हो, जैसे हवेली उसे याद कर रही हो। अचानक उसकी नजर एक दीवार पर लगे फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक खूबसूरत महिला की तस्वीर, उनकी गोद में एक छोटा बच्चा, और वह बच्चा अमन के जैसा ही, वही आंखें, वही माथा, वही मुस्कान। नीचे लिखा था, आदित्य सिंह राठौड़, जन्म 2003। अमन के कदम डगमगाने लगे। उसके हाथ कांप गए, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तस्वीर को छूकर कहा, क्या मैं ये हूं? तभी हवेली के अंदर गूंजती भारी आवाज आई, हाँ, तुम ही हो। अमन मुड़ा। पीछे वही काला एसयूवी वाला आदमी खड़ा था, लंबा, काला कोट, तीखी आंखें। वह धीरे धीरे अमन के पास आया और बोला, 20 साल से मैं तुम्हें खोज रहा हूं। आदित्य। अमन कांपता हुआ पीछे हटा। मैं अमन हूं। आदित्य कौन? आदमी मुस्कुराया। नाम बदल जाने से खून नहीं बदल जाता। अमन चीखा, सच बताओ, मैं कौन हूं? आदमी बोला, तू उसी परिवार का वारिस है जिसे तेरे चाचा ने बर्बाद कर दिया। तेरी मां जिंदा है, पर पागलखाने में कैद है, और तू
तू मर गया समझा गया था। अमन के सीने में जैसे किसी ने गर्म लोहे का टुकड़ा रख दिया हो। वह चिल्लाया, और मुझे यहां क्यों छोड़ा? क्यों अनाथालय में? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जो तुझे मारना चाहता था वह परिवार का ही हिस्सा था। अमन की आंसुओं से भरी आंखों में तूफान था। कौन कौन है वो? आदमी ने धीमे से कहा, तेरा चाचा। रात जैसे थमे हुए सन्नाटे में लिपटी थी और रवि उसी छोटे जर्जर कमरे में लेटा था जहां वह हमेशा सोता था, लेकिन उसके कानों में बूढ़े मिस्त्री की अंतिम बात अब भी हथौड़े की तरह बज रही थी। बेटा, तुम इस घर में गलती से नहीं आए थे। तुम्हें यहां लाया नहीं गया था, तुम्हें यहां छुपाया गया था। इस एक वाक्य ने उसके भीतर जैसे कोई ताला खोल दिया था और उसके अंदर दबा हुआ डर, शक, दर्द सब एक ही साथ बाहर आ गया। वह सारी रात सो नहीं पाया। उसे अपने बचपन के धुंधले सपने याद आने लगे। एक बड़ा सा घर, बहुत सारे लोग, एक महिला की चीख और किसी का हाथ उसे खींचते हुए जंगल की ओर ले जा रहा है। यह सब उसने हमेशा डरावने सपने समझकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा ये सपने नहीं थे, यह उसका अतीत था। अगली सुबह वह सीधा मिस्त्री की झोपड़ी की ओर गया, लेकिन वह खुली पड़ी थी। अंदर कोई नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। ऐसा लगा जैसे बूढ़ा मिस्त्री सिर्फ इतना बताने आया था कि रवि की जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं है। रवि जंगल के रास्तों पर गया, गांव के मंदिर में गया, नदी के किनारे गया। हर जगह पूछा। सभी ने कहा, अरे ओ मिस्त्री, वो तो कल रात ही गांव छोड़ गया। बूढ़ा था, शायद मरने से पहले कहीं और जाना चाहता था। रवि यही सोचता रह गया कि एक बूढ़ा आदमी जो वर्षों से कहीं नहीं गया, जिसने कभी अपनी चौखट नहीं छोड़ी, वो अचानक बिना बताए क्यों चला गया और उसने रवि को वो बात क्यों बताई। जैसे ही वह घर लौटा, उसकी माँ, या जिसे वह माँ कहता था, सीता, बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। कहाँ गया था? उसने पहली बार गुस्से में पूछा। रवि ने उससे कभी ऐसा लहजा नहीं सुना था। मिस्त्री के पास गया था, रवि ने धीमे से कहा। यह सुनते ही सीता का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसकी आंखें एक पल के लिए फटी रह गईं। फिर उसने संभलते हुए बोलने की कोशिश की। उस बूढ़े के पास क्यों गया था तुम? रवि जवाब देने ही वाला था कि सीता आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर बोली, रवि, अगर उसने कुछ भी कहा हो, कुछ भी, उसे भूल जाना। यह वाक्य उसकी दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। क्यों? रवि ने सख्त स्वर में पूछा। सीता कुछ बोलने लगी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन रवि यह नहीं देख पाया कि उसके पीछे आंगन के कोने में कोई खड़ा था। रवि का बड़ा भाई, जिसे वो भाई मानता था, मोहन। मोहन दीवार के पीछे छिपा ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर साफ था कि वह डरा हुआ है। मुझे सच जानना है, रवि ने जिद की। सच से क्या मिलेगा? सीता ने कहा। तुम्हें सिर्फ तकलीफें होगी। जिस दिन तुम यहां आए थे उस दिन। वो बोलते बोलते रुक गई। उस दिन क्या? रवि ने पूछा। तभी पीछे से मोहन ने कड़क आवाज में कहा, बस, अब बहुत हुआ। जो मिला है उसी में रहो, हम सबके लिए यही अच्छा है। रवि मुड़ा और पहली बार मोहन की आंखों में कुछ बहुत डरावना देखा। एक ऐसा डर जो किसी राज के उजागर होने का डर होता है। मोहन, तुम क्या छुपा रहे हो? रवि ने सीधे पूछा। मोहन ने पहले नजरें चुराईं, फिर गुस्से से बोला, कुछ नहीं, और अगर बार बार पूछोगे तो अच्छा नहीं होगा। रवि ने महसूस किया कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह धमकी थी। वह रात बेहद भारी थी। वह खाट पर लेटा था, पर नींद आंखों से कोसों दूर। अचानक बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, रवि, बाहर आ। यह आवाज साफ किसी बूढ़े आदमी की थी। रवि घबरा गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। अंधेरे में एक परछाई थी, बिल्कुल उसी कदकाठी की जैसे मिस्त्री की। उसकी सांस रुक सी गई। वह बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी पर पैर घसीटने के गहरे निशान थे, जो गांव के बाहर पुराने कुएं की ओर जा रहे थे। रवि बिना सोचे समझे उन निशानों के पीछे चल पड़ा। रास्ते में अजीब सी सन्नाटे भरी हवा थी। पुराना कुआं गांव में एक बदनाम जगह थी। कहते थे कि वहां से रात को अक्सर किसी के रोने की आवाज आती है। रवि जब वहां पहुंचा, उसे कुएं के पत्थर के किनारे एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। एक पुरानी, लगभग पीली पड़ चुकी चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और जैसे ही पढ़ा, उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो समझो मेरे पास वक्त बहुत कम है। बच्चा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें यहां छोड़ना पड़ा।
तुम्हें जिस जगह पाया गया था वहां खून, बहुत सारा खून था। तुम रो रहे थे। तुम्हें बचाना मेरे लिए जरूरी था। तुम किसी गरीब के नहीं, बहुत बड़े घर के हो। तुम्हारे पीछे लोग पड़े थे। जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे वापस मत जाना वहां, बल्कि सब कुछ जानने की कोशिश करना। तुम्हारा नाम, तुम्हारी असली पहचान और क्यों तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी। जैसे ही रवि यह पढ़ रहा था, अचानक उसे पीछे से किसी के आने की चीहम आवाज आई। वह पलटा। मोहन खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा मिला जुला भाव था। यह सब क्यों छुपाया गया? रवि चिल्लाया। मोहन कांपती आवाज में बोला, रवि, वो रात हमें भी नहीं बताई गई थी। हमें भी बस इतना कहा गया कि एक बच्चा मिला है जिसे बचाना है। लेकिन बाद में हमने रजिस्टर में देखा था, पुलिस की रिपोर्ट में तुम्हारा नाम लिखा था। वह बोलते बोलते रुक गया। मेरा नाम क्या था? रवि ने पूछा। मोहन ने धीरे से फुसफुसाया, आर्यन, आर्यन प्रताप सिंह। यह नाम सुनते ही रवि के भीतर जैसे कोई घंटी बज उठी। उसे लगा जैसे उसने कहीं यह नाम सुना है, जैसे यह सिर्फ नाम नहीं, किसी बहुत बड़े सच की चाबी है। यह कौन था? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मोहन एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी भयानक जानवर के सामने खड़ा हो। ये नाम इस गांव का नहीं है। ये शहर की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फैमिली का नाम है। प्रताप सिंह परिवार, जो पूरे जिले पर राज करता है, जिनके घर में कोई भी खड़ा होकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। और तुम? मोहन ने गहरी सांस ली। तुम उसी घर के वारिस हो। रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। अगर मैं उस घर के वारिस था तो मुझे यहां क्यों छोड़ दिया गया? मुझे मारने की कोशिश क्यों हुई? मोहन ने धीरे से कहा, क्योंकि उस रात तुम्हारे परिवार में। उसके शब्द कांपने लगे। किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया था और तुम्हें जिंदा रखना उस गुनाह को उजागर कर देता। अचानक कुएं के पीछे से दो लोगों की परछाइयां निकलीं, काले कपड़ों में, चेहरे ढके हुए। रवि और मोहन दोनों पीछे हटे। एक आवाज आई, बहुत खोजबीन हो गई। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसे सच नहीं जानना चाहिए। रवि के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। मोहन ने धीरे से कहा, भागो अभी। और बिना समय गंवाए रवि जंगल की ओर भागा। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। पेड़ों के बीच अंधेरा घना था, लेकिन उसे रास्ता साफ दिख रहा था, जैसे कोई उसके कदमों को दिशा दे रहा हो। वह भागता गया, भागता गया। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन रुक नहीं सकता था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर दिशा बदल रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह नदी के पास पहुंचा, जहां पानी की आवाज थोड़ी सुरक्षा का एहसास देती थी, पर पीछा करने वालों की फुटस्टेप्स अभी भी पास आ रही थीं। वह एक पत्थर के पीछे छिप गया। तभी जेब में रखी चिट्ठी बाहर गिर पड़ी। हवा के झोंके से चिट्ठी खुल गई और रवि की नजर एक अधूरी लाइन पर गई। अगर कभी खतरा महसूस हो तो पुरानी हवेली चले जाना, वहां कोई तुम्हें पहचान लेगा। पुरानी हवेली, एक ऐसा नाम जिसे गांव वाले तक लेना पसंद नहीं करते। कहते हैं वहां कोई रहता नहीं, पर कभी कभी अंदर से रोशनी दिखती है। रवि ने फैसला कर लिया। वह रात में ही हवेली की ओर चल पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक जिद उभर आई थी। अब मैं सच जाने बिना नहीं रुकूंगा। हवेली सामने थी, टूटी, जर्जर, पर उसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। यह कैसे हो सकता है? कोई अंदर था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने धीरे से पूछा, कौन? रवि ने कहा, आर्यन, आर्यन प्रताप सिंह। जैसे ही उसने अपना असली नाम बोला, अंदर एक सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से कुंडी खुलने की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला और सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में पहचान की चमक थी, जैसे वह इस दिन का इंतजार कर रही थी। वह कांपते हुए बोली, आ ही गए। तुम्हारे लौटने का वक्त आ गया था, आर्यन बाबू। दरवाजा खुलते ही जैसे हवेली के भीतर की हवा ने अतीत को अपनी सांसों में फिर से उठा लिया। वह बुजुर्ग औरत, जिसकी आंखों में किसी लंबे इंतजार का भार था, बिना कुछ पूछे उसके सामने झुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी, आर्यन बाबू, आपने हमें ढूंढ ही लिया। हमें लगा था आप कभी वापस नहीं आएंगे। रवि, या अब कहें आर्यन, हैरान खड़ा था। यह औरत उसे कैसे पहचान सकती है? उसने घबराकर पूछा, आप मुझे जानती हैं? औरत की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी दादी की सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी। तुम्हें मैंने ही बचाया था। अगर उस रात मैं वहां ना होती तो आज तुम इस दुनिया में होते ही नहीं।
आर्यन के भीतर जैसे जोर का झटका लगा। मुझे बताइए, उस रात क्या हुआ था? वह औरत धीमे कदमों से अंदर गई, जैसे उसके लिए हर कदम स्मृति के दलदल में धंसने जैसा था। उसने एक पुरानी धूल जमी तिजोरी खोली और उसके अंदर से एक टूटा हुआ चांदी का कड़ा निकाला। ये तुम्हारा है, तुम्हें जन्म के दिन पहनाया गया था। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। यह वही कड़ा था जो उसे बचपन के सपनों में हमेशा दिखता था, लेकिन जैसे धुंध में। कहानी शुरू हुई थी उस रात जब तुम पैदा हुए थे। औरत ने कहना शुरू किया। प्रताप सिंह परिवार अमीर था, ताकतवर था, पर उस घर में रिश्तों की राजनीति ने सबको खा लिया था। तुम्हारे पिता विक्रम प्रताप सिंह बहुत सीधे, दयालु और जमीन से जुड़े इंसान थे, लेकिन परिवार में एक और शख्स था, तुम्हारे चाचा सूरज प्रताप सिंह, जो हर हाल में घर की संपत्ति और सत्ता अपने नाम करना चाहते थे। तुम्हारे जन्म से कुछ घंटे पहले ही तुम्हारे दादा की मौत हुई थी। मौत सामान्य नहीं थी, पर उसे सामान्य दिखाया गया। असली गुनाह इससे भी बड़ा था। जैसे ही तुम पैदा हुए, घर की संपत्ति की चाबी तुम्हारे नाम हो गई। आर्यन की सांसें भर भर आ गईं। तो इसका मतलब? हाँ, औरत बोली। तुम्हारे चाचा ने सोचा कि अगर तुम जिंदा रहे तो उनकी सारी योजना खत्म हो जाएगी। हवेली की झिलमिलाती लालटेन की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका दर्द और स्पष्ट दिख रहा था। उस रात तुम्हारी मां कमरे में तुम्हें लेकर बैठी थी। अचानक 4-5 लोग अंदर घुसे। तुम्हारी मां ने विरोध किया तो उसे धक्का देकर गिराया। तुम्हारे पिता को छत पर बुलाकर बहाना दिया गया कि दादा की मौत की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह बाहर आए, उन्हें पीछे से सिर पर मारा गया और उनकी लाश को घर से दूर फेंक दिया गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ, कोई गवाह न बचे, यही मकसद था। आर्यन के पैरों में कंपन होने लगा, उसका गला सूख गया। मेरी मां? औरत की आंखें भर आईं। वो तुम्हें बचाने की कोशिश में मारी गईं। चाचा के लोगों ने उसे भी खत्म कर दिया, और जब वे तुम्हें उठाकर बाहर ले जाने लगे, तभी मैं छुपकर अंदर आई। मैं तुम्हारी दाई थी, तुम्हें मैं ही दूध पिलाती थी। तुम मेरी गोद में बड़े हुए थे। मैं तुम्हें उन लोगों को सौंप नहीं सकती थी। वह रो पड़ी। मैं भागी, जितनी तेज भाग सकती थी। पीछे से चिल्लाहटें सुनाई दे रही थीं। मुझे पता था कि मैं शहर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पुलिस भी उसी चाचा के अधीन थी। इसलिए मैं जंगल की तरफ भागी और कई घंटों बाद गांव पहुंची। वहां मैंने तुम्हें उस कुएं के पास छोड़ दिया, ताकि अगर मुझे पकड़ लिया जाए तो तुम बच जाओ। लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया, मैं बच निकली। आर्यन स्तब्ध था। पूरा संसार जैसे उसके सिर पर आकर गिर गया। तो मुझे वहां छोड़ने वाली आप थी? उसने सवाल किया। हाँ, और तुम वहां अकेले नहीं थे। मैं कुछ दूर से देखती रही। तभी गांव का वही मिस्त्री वहां आया, जिसे तुम बाबा कहते थे। उसने तुम्हें चादर में लपेटा और अपने साथ ले गया। वह जानता था कि तुम किसी बड़े घर के बच्चे हो, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसके सिवाय किसी को सच पता नहीं था। जब हालात थोड़े शांत हुए, मैं गांव आई, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकती थी। चाचा के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे थे, इसलिए मैंने सीता से कहा कि तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल ले, और उसने तुम्हें सबसे बढ़कर प्यार किया। यह सुनकर आर्यन की आंखें भर आईं। जिस औरत को वह गरीब समझता था, जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के पाला, वह असल में उसकी रक्षक थी। लेकिन आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, अब इतने साल बाद इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूं? औरत ने भारी स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे चाचा को लगा था कि तुम मर चुके हो। लेकिन अचानक इस साल उन्हें किसी ने बताया कि एक लड़का इस गांव में है, जिसकी चेहरे की बनावट तुम्हारे पिता जैसी है। आर्यन की सांसें अटक गईं, और उन्होंने लोगों को भेजा मुझे खत्म करने के लिए। हाँ, औरत बोली, क्योंकि अगर तुम जिंदा हो तो सारी प्रॉपर्टी के असली हकदार तुम हो, और तुम्हारे जिंदा होने का मतलब है उनका गुनाह खुल जाएगा। अचानक हवेली के बाहर घोड़ों की दौड़ की आवाज आई। औरत ने झट से लैंप बुझाया और फुसफुसाई, वे आ गए। वे तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं। तुम यहां 1 मिनट भी रुक नहीं सकते। आर्यन घबरा गया। अब क्या करूं? औरत ने उसका हाथ पकड़ा। पीछे से एक सुरंग है जो जंगल के दूसरी तरफ खुलती है। भागो अभी। आवाजें नजदीक आ रही थीं। हवेली के बाहर टॉर्चें चमक रही थीं। औरत ने धक्का देकर उसे अंदर की ओर भेजा। अपनी पहचान वापस लेना, यही तुम्हारे माता पिता की आखिरी इच्छा थी। जाओ और डरना मत।
आर्यन सुरंग में घुस गया। पीछे से लकड़ी के टूटने की आवाजें और चीखें आ रही थीं। वह भागता गया। सुरंग कभी संकरी होती, कभी चौड़ी, लेकिन उसके कदम तेज होते गए। करीब 5 मिनट की दौड़ के बाद वह बाहर निकला, जंगल के दूसरे छोर पर। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके शरीर से पसीना बह रहा था। तभी सामने से एक कार की हेडलाइट जली। कार में बैठा था मिस्त्री बाबा, वही बूढ़ा जिसे वह खोज रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। आजा बेटा, वह बोले, बहुत देर हो गई, अब तेरे असली घर जाने का समय है। आप जिंदा हैं? आर्यन चिल्लाया। बाबा मुस्कुराए। उस दिन मैं गांव इसलिए छोड़ गया था क्योंकि मुझे पता था कि वे लोग लौटेंगे और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता था। वह कार में बैठ गया। कार तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगी। बाबा ने रास्ते में ही कहा, आज तुम्हें अपने घर जाना है, प्रताप सिंह हाउस। लेकिन डरना मत, अब वक्त बदल चुका है। तुम्हारा चाचा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी बुराई आज भी जिंदा है। उसे खत्म करना होगा, सच उजागर करना होगा। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगीं। प्रताप सिंह हवेली सामने थी, शानदार, आलीशान, ताकत का प्रतीक, और उसी ताकत के नीचे दबे हुए अनगिनत राज्य। कार रुकते ही दर्जनों गार्ड बाहर आए। उनमें से एक गार्ड ने बाबा को पहचानते ही कहा, इन दोनों को अंदर ले चलो। वह सोच में पड़ गया। गन नहीं उठाई, हमला नहीं किया। ये लोग इतना शांत क्यों हैं? अंदर ड्राइंग रूम में बैठा था उसका चाचा, सूरज प्रताप सिंह, बूढ़ा, सफेद दाढ़ी, पर आंखों में चालाक चमक अब भी जिंदा। उसने जैसे ही आर्यन को देखा, उसकी सांस अटक गई। वह खड़ा भी न हो पाया, जैसे अतीत का भूत उसके सामने आ गया हो। ये जिंदा कैसे? वह बड़बड़ा उठा। आर्यन ने पहली बार अपनी असली पहचान के साथ कहा, मैं आर्यन प्रताप सिंह हूं और मैं आया हूं अपने माता पिता के गुनाहगार से जवाब लेने। हवेली में सन्नाटा छा गया। चाचा कांपते हुए बोलने लगा, यह सब झूठ है, तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। तभी बाबा ने अपनी जेब से एक फोन निकाला। फोन पहले से रिकॉर्डिंग मोड पर था। बाबा बोले, सूरज सिंह, अगर सच नहीं बोलोगे तो आज पूरी दुनिया सुन लेगी कि तुमने अपने भाई को मारा, भाभी को मारा और एक नवजात बच्चे को खत्म करने की कोशिश की। चाचा का चेहरा फक पड़ गया। वह चिल्लाया, बंद करो ये सब, सच बोलो। आर्यन चीखा। चाचा का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। हां, किया था मैंने। उसकी आवाज टूट गई। मैंने ही सब किया था, क्योंकि तुम्हारे पिता संपत्ति मुझे देने वाले नहीं थे। तुम पैदा हुए तो सब तुम्हारे नाम होने वाला था, इसलिए। वह रो पड़ा। मुझे सत्ता चाहिए थी, ताकत चाहिए थी, और मैंने पाप कर दिया। उसके शब्द पूरे कमरे में गूंज गए। यह कबूलनामा केवल आर्यन नहीं, बल्कि 6 और गार्ड रिकॉर्ड कर रहे थे, जिन्हें चाचा ने वफादार समझा था। पर अब वे उसी परिवार के असली मालिक को पहचान चुके थे। पुलिस आ चुकी थी, लेकिन इस बार चाचा ने बुलाया नहीं था, बाबा ने बुलाया था। सूरज प्रताप सिंह गिरफ्तार हो गया। वह रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसके शब्दों में अब कोई ताकत नहीं थी। उसे धकेलकर जीप में डाल दिया गया। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने खड़ा आर्यन उन विशाल दीवारों को देख रहा था जो कभी उसकी माता पिता की थीं, पर उसे कभी नहीं मिली। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ये घर तुम्हारा है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसी समय पुलिस की जीप के पीछे भागती एक अदृश्य सी परछाई थी, जैसे कोई आत्मा वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी और अब आजाद हो गई हो। अगली सुबह आर्यन गांव लौटा। सीता रोती हुई उसे गले लगा लेती है। बेटा, तुम बड़े आदमी हो गए, पर हमारे लिए तुम वही रवि हो। आर्यन उसके पांव पकड़ लेता है। मां, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। उसने गांव वालों के लिए नया स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और मिस्त्री बाबा को अपने साथ रख लिया। पुराने जख्म भरने लगे और एक नई शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा अपने पिता की पुरानी तस्वीर देख रहा था, खिड़की से हवा चली और तस्वीर के नीचे एक पुराना कागज गिरा। उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी, सच बोलने से कभी मत डरना, यही हमारी विरासत है। आर्यन मुस्कुराया। उसकी आंखों में नमी चमक उठी और उसने आसमान की ओर देखा, जैसे उसके पिता कहीं ऊपर से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। और वहीं यह कहानी पूरी होती है, एक खोए हुए बच्चे की, एक छुपाई गई सच्चाई की, एक अमीर परिवार की काली राजनीति की और एक बेटे की जिसने अपने माता पिता की आत्मा को आखिरकार शांति दिला दी।